नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डेली 24 भारत में। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा और शुरुआत करते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश भर के युवाओं को बड़ी सौगात देने जा रहे हैं और इस अवसर पर वो 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे और ये कार्यक्रम रोजगार मेले के तहत आयोजित किया जा रहा है, जो देश के 47 अलग अलग शहरों में एक साथ संपन्न होगा। और इस पहल का उद्देश्य जो है वो केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में नई भर्तियों के माध्यम में युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करना है। नियुक्ति पाने वाले युवाओं को विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में पदभार सौंपा जाएगा, जिससे प्रशासनिक ढांचों को भी मजबूती मिलेगी। रोजगार मेले के माध्यम से सरकार का लक्ष्य पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया को बढ़ावा देना और युवाओं को सीधे सरकारी सेवाओं से जोड़ना है। और इस तरह के कार्यक्रमों से न केवल रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, बल्कि युवाओं में सरकारी सेवाओं के प्रति विश्वास भी मजबूत होगा। देश के अलग अलग हिस्सों में आयोजित इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल होंगे। ये पहल युवाओं के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, जिससे उन्हें कैरियर की नई दिशा मिलेगी और प्रशासनिक व्यवस्था में भी नई ऊर्जा का संचार होगा। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष नितिन नवीन का जन्मदिन शुक्रवार को पूरे प्रदेश में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बड़े ही उत्साह और धूमधाम के साथ मनाया। इस खास मौके पर देश और प्रदेश की राजनीति से जुड़े कई बड़े नेताओं ने उन्हें शुभकामनाएं देते हुए उनके स्वास्थ्य सफल जीवन की कामना की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया के जरिए नितिन नवीन को जन्मदिन की बधाइयां देते हुए कहा कि संगठन और जनसेवा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता सराहनीय है। वो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी उन्हें शुभकामनाएं देते हुए उज्जवल भविष्य की कामना की। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट साझा करते हुए नितिन नवीन को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने उनके स्वस्थ जीवन और संगठन को मजबूती प्रदान करने में उनके योगदान को सराहना की है। जन्मदिन के अवसर पर प्रदेश भर में बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच खासा उत्सव देखने को मिला। कई जिलों में कार्यकर्ताओं ने केक काटकर, मिठाइयां बांटकर और पौधारोपण जैसे कार्यक्रम आयोजित करके खुशी जाहिर की। कुछ जगहों पर गरीबों को फल वितरण और सामाजिक सेवा से जुड़े कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि बीजेपी संगठन में नितिन नवीन की सक्रिय भूमिका और संगठनात्मक पकड़ लगातार मजबूत होती जा रही है और ऐसे में शीर्ष नेतृत्व द्वारा सार्वजनिक रूप से दी गई शुभकामनाओं को भी राजनीतिक रूप से अहम माना जा रहा है। वहीं 8वें वेतन आयोग को लेकर देश भर के करोड़ों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन के बीच लगातार चर्चाओं का बाजार गर्म है। खबरों की मानिए तो 8वां वेतन जो है उसे लागू करने के बाद से कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में बड़ा इजाफा देखने को मिल सकता है। सबसे ज्यादा चर्चा जो है वो फिटमेट फैक्टर को लेकर हो रहा है, जिसके आधार पर नई सैलरी तय की जाएगी। जानकारों के मुताबिक अगर अनुमानित फिटमेट फैक्टर जो है 1.90 से ज्यादा है और उसके बीच में केवल एक कर्मचारी की न्यूनतम बेसिक सैलरी जो मौजूदा 18,000 रुपए से बढ़कर करीब 35 से 40,000 रुपए तक पहुंच सकती है। वहीं वरिष्ठ अधिकारियों की सैलरी में भी बड़ा उछाल देखने को मिल सकता है। खबरों की माने तो लेवल 6 और लेवल 7 अधिकारियों की सैलरी 1 लाख रुपए से ऊपर जा सकती है, जबकि वरिष्ठ IAS और उच्च अधिकारियों की अनुमानित सैलरी कई लाख रुपए प्रति माह तक पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। बताया जा रहा है कि 8वां वेतन आयोग की सिफारिश 1 जनवरी 2026 से लागू मानी जा सकती है। हालांकि अंतिम फैसला केंद्र सरकार और आयोग की सिफारिश के बाद ही होगा। कर्मचारी संगठनों ने सरकार से अधिक फिटमेट फैक्टर, बढ़े हुए HRA और साथ ही बेहतर भत्ते की मांग भी उठाई है। रेलवे और अन्य विभागों के कर्मचारी संगठन आयोग के सामने अपनी मांग रख रहे हैं और साथ ही करोड़ों कर्मचारी और पेंशनरों की नजर अब सरकार की अगली घोषणा और 8वें वेतन आयोग पर टिकी हुई है। देश भर में पेट्रोल और डीजल की कीमतों ने एक बार फिर से आम आदमी की मुश्किलें बढ़ा दी है। तेल कंपनियों ने लगातार तीसरी बार ईंधन के दामों में बढ़ोतरी कर दी है और नई कीमतों के बाद से दिल्ली में पेट्रोल की कीमतें जो हैं वो 99 रुपये 51 पैसे प्रति लीटर और डीजल की है जो 92 रुपये प्रति लीटर हो गई है। बताया जा रहा है कि सिर्फ 9 दिनों के भीतर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में करीब 5 रुपए तक का इजाफा हो चुका है। इससे पहले 15 मई को तेल कंपनियों ने करीब 3 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की थी, जिससे अब 2 बार और कीमतें बढ़ाई जा चुकी है। तेल कंपनियों का कहना है कि पश्चिम एशिया में जारी तनाव और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उछाल की वजह से दाम जो है वो लगातार बढ़ रहे हैं। भारत अब अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा आयात करता है और इसलिए वैश्विक बाजारों का असर सीधे घरेलू कीमतों पर पड़ सकता है।
लगातार बढ़ती कीमतों का असर अब आम लोगों की जेब पर साफ दिखाई देने लगा है। ऑटो, टैक्सी चालक, ट्रांसपोर्ट कारोबारी और रोजाना सफर करने वाले लोग सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। वहीं महंगा ट्रांसपोर्ट की वजह से सब्जी, दूध और रोजमर्रा के सामानों की कीमतों पर असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है। विपक्ष ने भी बढ़ती महंगाई को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि लगातार बढ़ती कीमतों से आम जनता पर अतिरिक्त बोझ डाला जा रहा है। वहीं ट्विशा शर्मा की मौत से जुड़े मामले में एक बार फिर से जांच वो तेज हो गई है। इस केस में पुलिस की टीम आरोपी पति समर्थ सिंह को लेकर भोपाल पहुंची है, जहां आगे की पूछताछ और जांच की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सकता है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार मामले से जुड़े कई महत्वपूर्ण पहलुओं की जांच की जा रही है, ताकि घटना की वास्तविक परिस्थितियों और कारणों का स्पष्ट पता लगाया जा सके। इसी क्रम में आरोपी से जुड़े स्थान, मोबाइल डेटा और अन्य साक्ष्यों की भी जांच की जा रही है। ये मामला पहले से ही न्यायिक प्रक्रिया और पोस्टमार्टम के लेकर चर्चाओं में बना हुआ है और अब पुलिस की सक्रियता के बाद से जांच और अधिक गहन हो गई है। अधिकारियों का कहना है कि हर एंगल से मामले की छानबीन की जा रही है और किसी भी तथ्य को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। फिलहाल पुलिस की टीम भोपाल में मौजूद है और पूछताछ के साथ साथ तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। मामले में आगे क्या नया खुलासा होगा, इस पर अब सभी की नजरें बनी हुई है। यूपी की राजनीति में 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर सपा और कांग्रेस के रिश्तों पर चर्चा तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने हाल ही में फिर से अपना पुराना संदेश दोहराते हुए कहा कि बात सीट की नहीं, जीत की है। इसे कांग्रेस नेतृत्व खास करके राहुल गांधी के लिए बड़ा राजनीतिक संकेत माना जा रहा है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि 2024 लोकसभा चुनाव में सपा कांग्रेस गठबंधन को यूपी में फायदा मिला था और उसी फॉर्मूले को 2027 तक आगे बढ़ाने की कोशिश हो सकती है। हालांकि सीट शेयरिंग को लेकर दोनों दलों के बीच अंदरूनी खींचतान भी साफ दिखाई दे रही है। सपा की रणनीति फिलहाल सभी 403 विधानसभा सीटों पर गठन को मजबूत करना है और अखिलेश यादव लगातार कार्यकर्ताओं को हर सीट पर तैयार रहने का संदेश दे रहे हैं। वहीं कांग्रेस भी यूपी में अपने संगठन को मजबूत करने और 80 से 120 सीटों पर दावा मजबूत करने की तैयारी में जुटी हुई बताई जा रही है। इधर कांग्रेस की ओर से दलित वोट बैंक को साधने की कोशिश भी तेज हो गई है। हाल ही में कुछ कांग्रेस नेताओं की बीएसपी सुप्रीमो मायावती से मुलाकात की कोशिश ने नई सियासी चर्चाओं को जन्म दे दिया। हालांकि मुलाकात नहीं हो सकी, लेकिन इसे 2027 के समीकरणों से जोड़कर देखा जा रहा है। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि 2027 में यूपी की लड़ाई सिर्फ बीजेपी बनाम विपक्ष नहीं होगी, बल्कि विपक्ष के भीतर सीटों और सामाजिक समीकरणों को भी बड़ी परीक्षा होगी। सपा पीडीए यानी कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक फॉर्मूले पर काम कर रही है, जबकि कांग्रेस ब्राह्मण, दलित और मुस्लिम वोट बैंकों में अपनी जमीन तलाश रही है। दिल्ली के गोविंदपुरी इलाके में हुए मां बेटे हत्याकांड में पुलिस और आरोपी के बीच मुठभेड़ हो गई। दिल्ली पुलिस ने हत्या के मुख्य आरोपी को पकड़ने की कोशिश की और इसी दौरान आरोपी ने पुलिस टीम पर हमला करने का प्रयास किया, जिसके बाद से जवाबी कार्रवाई में वो घायल हो गया। बताया जा रहा है कि गोविंदपुरी इलाके में महिला और उसके बेटे की बेरहमी से हत्या कर दी गई। दोनों के शव घर के अंदर खून से लथपथ हालत में मिले थे। शुरुआती जांच में लूटपाट और निजी रंजिश दोनों एंगल पर जांच की जा रही है। दिल्ली पुलिस की जांच के दौरान आरोपी की लोकेशन मिलने पर टीम ने उसे पकड़ने की कोशिश की। इसी दौरान आरोपी ने भागने का प्रयास किया और पुलिस कार्रवाई में घायल हो गया। पुलिस ने घायल आरोपी को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज चल रहा है और इस डबल मर्डर केस ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है। महिला और उसके बेटे की हत्या के बाद से स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। पुलिस ने कई टीमों का गठन करके जांच शुरू की थी और लगातार सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी सर्विलांस के जरिए आरोपियों तक पहुंचने का प्रयास किया जा रहा था। फिलहाल पुलिस पूरे मामले में पूछताछ कर रही है और हत्या के पीछे की साजिश, लूटपाट और अन्य एंगल की जांच कर रही है। देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में सीबीआई को बड़ी सफलता मिली है। सीबीआई ने पुणे से एक और बड़े आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिसे फिजिक्स पेपर लीक का मुख्य सूत्रधार बताया जा रहा है। जांच एजेंसी के मुताबिक गिरफ्तार आरोपी एनटीए द्वारा नियुक्त एक्सपर्ट था और उसे परीक्षा के फिजिक्स
प्रश्न पत्रों तक सीधी पहुंच हासिल थी। आरोप है कि उसने परीक्षा से पहले सवाल साझा किए जो बाद में असली पेपर में मेल खाते पाए। सीबीआई ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी की पहचान पुणे के लेक्चरर मनीषा संजय हवलदार के रूप में हुई है। वो एक स्कूल में प्रिंसिपल भी रह चुकी है। एजेंसी का दावा है कि आरोपी ने फिजिक्स के सवाल अन्य आरोपियों तक पहुंचाया, जिसके बाद से ये पूरा नेटवर्क छात्रों तक सक्रिय हुआ। इस मामले में अब तक 11 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। जांच दिल्ली, जयपुर, गुरुग्राम, पुणे, लातूर और कई अन्य शहरों तक पहुंच चुकी है। सीबीआई लगातार पेपर लीक नेटवर्क, कोचिंग कनेक्शन और पैसों की लेनदेन की जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि नीट यूजी 2026 परीक्षा पेपर लीक के आरोप जो है वो सामने आने के बाद से देश भर में हड़कंप मचा हुआ था और इसके बाद से परीक्षा की पारदर्शिता और सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठने लगे। वहीं राजधानी दिल्ली के शास्त्री पार्क इलाके में देर रात फर्नीचर मार्केट में भीषण आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया। आग इतनी भयावह थी कि देखते ही देखते कई दुकानें इसकी चपेट में आ गई और पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची, लेकिन स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि शुरुआती समय में पर्याप्त फायर टेंडर नहीं पहुंचा और इस बात को लेकर गुस्साई भीड़ ने दमकल की गाड़ियों पर ही पथराव कर दिया। बताया जा रहा है कि फर्नीचर मार्केट में बड़ी मात्रा में लकड़ी, प्लाईवुड और अन्य ज्वलनशील सामान रखा हुआ था, जिसकी वजह से आग तेजी से फैलती चली गई। आग पर काबू पाने के लिए बड़ी संख्या में फायर टेंडर मौके पर बुलाए गए और राहत की बात ये रही कि इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर सामने नहीं आई, लेकिन कई दुकानों पर भारी नुकसान हुआ। आग लगने के कारणों का अभी पता नहीं चल सका है और फायर विभाग के साथ एफएसएल टीम भी जांच में जुटी हुई है। हाल ही के दिनों में दिल्ली एनसीआर में भीषण गर्मी के बीच आग लगने की घटनाएं लगातार बढ़ती है। विशेषज्ञों का मानना है कि ओवरलोड बिजली सिस्टम, शॉर्ट सर्किट और ज्वलनशील सामान से भरे बाजार ऐसे हादसों का बड़ा कारण बढ़ सकते हैं। वहीं भीषण गर्मी के बीच दिल्ली एनसीआर में आग लगने की घटनाएं लगातार बढ़ती ही जा रही हैं। नोएडा की हाई राइज सोसाइटी से लेकर दिल्ली के फर्नीचर मार्केट तक आग ने लोगों में दहशत फैला दी है। नोएडा के सेक्टर 100 स्थित लोटस सोसाइटी में एसी कंप्रेसर ब्लास्ट के बाद से फ्लैट में आग लग गई और पूरी तरह से टावर में अफरा तफरी मच गई। बता दें कि राहत की बात यह रही कि समय रहते लोगों को बाहर निकाल लिया गया और कोई भी जनहानि नहीं हुई। शुरुआती जांच में आग की वजह एसी यूनिट में ब्लास्ट और शॉर्ट सर्किट मानी जा रही है। वहीं दिल्ली के शास्त्री पार्क फर्नीचर मार्केट में भी देर रात भीषण आग लग गई और आग इतनी भयावह थी कि कई दुकानें इसकी चपेट में आ गई। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि दमकल की गाड़ियां देरी से पहुंची, जिसके बाद मौके पर हंगामा हो गया। फायर विभाग जो है वो लगातार लोगों से अपील कर रहा है कि भीषण गर्मी के दौरान एसी और बिजली के उपकरणों का लगातार इस्तेमाल कम करने से बचें और अधिकारियों का कहना है कि समय समय पर एसी की सर्विस कराना बेहद ही जरूरी है ताकि शॉर्ट सर्किट और ब्लास्ट जैसी घटनाओं को रोका जा सके। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बेटी से जुड़ी कथित हत्या की साजिश का मामला सामने आने के बाद से सुरक्षा एजेंसियों में हलचल तेज हो गई है। खबरों की माने तो एक संदिग्ध व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, जिस पर ईरान की IRGC से जुड़े होने का दावा किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि आरोपी पर ट्रंप की बेटी को निशाना बनाने का कथित योजना में शामिल होने का आरोप है। हालांकि अब तक अमेरिकी अधिकारियों की ओर से इस मामले में कोई भी आधिकारिक जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है और इस घटना के सामने आने के बाद से अमेरिका में सुरक्षा एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रखा गया है और मामले की गहनता से जांच शुरू कर दी गई है। जांच एजेंसियां ये पता लगाने में जुटी हुई है कि इस कथित साजिश का नेटवर्क कितना बड़ा है और इसमें कौन कौन लोग शामिल हो सकते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि यदि आरोपों की पुष्टि होती है तो ये मामला अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और कूटनीतिक संबंधों पर गंभीर असर डाल सकता है। फिलहाल पूरे मामले की जांच जारी है और आधिकारिक बयानों का इंतजार किया जा रहा है। अमेरिकी विदेश मंत्री जो है मार्को रूबियो आज अपने 4 दिवसीय दौरे पर भारत पहुंच सकते हैं और ये उनका पहला आधिकारिक भारत दौरा माना जा रहा है, जिसे भारत अमेरिका संबंधों के लिहाज से बेहद ही अहम माना जा रहा है। मार्को रूबियो आज कोलकाता पहुंचेंगे, जहां से वो नई दिल्ली, आगरा और जयपुर का भी दौरा करेंगे। भारत यात्रा के दौरान वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ महत्वपूर्ण बैठक करेंगे और बताया जा रहा है कि इस दौरे में व्यापार, रक्षा, ऊर्जा, सुरक्षा, टेक्नोलॉजी और
क्वाड जैसे राजनीतिक मुद्दे भी चर्चाओं में होंगे। खासतौर पर चीन के बढ़ते प्रभाव और इंडो पैसिफिक क्षेत्र की सुरक्षा को लेकर भारत और अमेरिका के बीच सहयोग बढ़ने पर फोकस रहेगा। सूत्रों की माने तो दोनों देशों के बीच व्यापार समझौता, सप्लाई चेन, सेमीकंडक्टर और ऊर्जा साझेदारी को लेकर बातचीत हो सकती है। हाल ही के महीनों में अमेरिका और भारत के रिश्तों में आए कुछ तल्खियों के बाद से इस दौरे को रिश्ते को मजबूत करने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। मार्को रूबियो अपने दौरे के दौरान क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भी हिस्सा लेंगे और इस बैठक में जापान और ऑस्ट्रेलिया के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। क्वाड को चीन के बढ़ते प्रभाव के खिलाफ एक अहम रणनीतिक मंच माना जाता है। वहीं दिल्ली एनसीआर में कई दिनों से पड़ रही भीषण गर्मी के बाद से आखिरकार मौसम ने राहत भरी करवट ले ली है। शुक्रवार शाम को अचानक से ही मौसम बदला और दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम समेत कई इलाकों में तेज आंधी के साथ बारिश शुरू हो गई। बारिश होते ही लोगों ने गर्मी से बड़ी राहत महसूस की और मौसम सुहाना हो गया। पिछले कई दिनों से तापमान 44 से 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच रहा है, जिससे लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। लेकिन अचानक आई बारिश और ठंडी हवाओं ने पूरे एनसीआर के मौसम को बदल कर रख दिया है। कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई है। बारिश शुरू होते ही सड़कों पर लोगों के चेहरे खिल उठे हैं। पार्कों, बाजारों और कॉलोनियों में लोग मौसम का आनंद लेते नजर आए हैं। वहीं बच्चे और युवाओं ने भी बारिश का जमकर मजा लिया। भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी कि आईएमडी के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ के असर से मौसम में ये बदलाव देखने को मिला है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले कुछ घंटों तक बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश की संभावना बनी रह सकती है। हालांकि मौसम विभाग ने यह भी कहा है कि गर्मी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। आने वाले दिनों में उमस और गर्मी फिर से बढ़ सकती है। फिलहाल बारिश और ठंडी हवाओं ने दिल्ली एनसीआर के लोगों को भीषण गर्मी से राहत जरूर दी है। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।